दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि बनने वाला हर साधन एक सीरीज के तौर पर बनाया जाए। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें ग्राहक के ऑर्डर पर ही तैयार किया जाता है। कमाल की बात यह है कि लोग ऐसी ऐसी चीजें बनवाते हैं जो पहले किसी के दिमाग में नहीं आती। साथ ही यही अजीब और अनोखापन उस साधन की कीमत तय करता है। लेकिन कई बार यही अनोखापन उस साधन के लिए अभिशाप बनकर सामने आता है, क्योंकि ऐसा हर साधन काम का नहीं निकलता। इस वजह से उनके मालिकों को इसे लावारिस छोड़ना पड़ता है। आज आप इस वीडियो में जो भी साधन देखने वाले हैं उनके पीछे एक कहानी है, और वही कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। HL हनले नामक इस सबमरीन के पीछे दो मुख्य बातें हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इतिहास में हुए सिविल वॉर का ये एकमात्र जीता जागता सबूत है। इसके अलावा उस युद्ध में कोई भी सबमरीन नहीं बच पाई थी। और दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस दुनिया में सबसे पहली सफल सबमरीन इसे ही माना जाता है। अमेरिकन सिविल वॉर के समय कुछ सैनिकों ने मिलकर इसे बनाया था, लेकिन इसकी सफलता ने उतना शोर नहीं मचाया जितना और साधन अपना नाम करके बैठे हैं। कमाल की बात यह थी कि ये छोटी सी सबमरीन बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा सकती थी, लेकिन इसमें बस एक ही खामी थी, और वो ये कि ये सबमरीन पूरी तरह से पानी में नहीं जा सकती थी। जी हाँ, इसका कुछ हिस्सा पानी के बाहर रखना पड़ता था। 1863 में बनी इस सबमरीन से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं। इसके एक महीने बाद उसका टेस्ट लिया गया, जिसमें ये पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद अक्टूबर 1863 के महीने में फिर से इसका टेस्ट लिया गया, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से डूब गई। दोनों बार पानी में उतरने से पहले इसकी मरम्मत की गई, लेकिन फरवरी 1864 में डूबने के बाद इसे फिर से नहीं बचाया जा सका। लेकिन सिर्फ एक साल के भीतर ही इसने दिखा दिया था कि ये क्या कुछ कर सकती है। एक समय पर अपने साथ विस्फोटक लेकर चलने में इसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन 1864 में जब ये डूबी, जिसके बाद इसे फिर से बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद यानी कि 1970 में अमेरिकी गोताखोरों ने इसके बचे हुए कंकाल को समुद्री पानी में ढूंढ लिया। इसे ढूंढने के बाद भी 30 सालों का समय लेकर इसे सन 2000 में समुद्र से बाहर निकाला गया। पूरे 136 सालों तक ये सबमरीन लावारिस पड़ी रही, जिसके बाद इसे निकाला गया और हल्का फुल्का पेंट करके एक पार्क के बीच में रख दिया गया, और तब से लेकर आज तक वो ऐसे ही रखी हुई है। लगभग 130 साल पहले यानी कि 1885 में एक V क्लास लोकोमोटिव इंजन को न्यूजीलैंड में बहने वाली साउथलैंड नदी में फेंक दिया गया। उसे फेंकने का कारण बस यही था कि वो अब बहुत ज्यादा कोयले की खपत करने लग गया था, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन फिर समय आया जनवरी 2020 का, जब इसे ढूंढा गया और पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए इस इंजन को फिर से बाहर निकाला गया। इसे निकालने के बाद पता चला कि एक और इंजन था जो इसके साथ ही नदी में फेंका गया था। इन दोनों बेशकीमती चीज़ों को उस समय फालतू की चीज़ समझकर लावारिस छोड़ दिया गया था, लेकिन आज के समय में ये दोनों आखिरी उस समय के इंजन इस दुनिया में बचे हुए हैं। आमतौर पर ऐसे समय में जब किसी ट्रेन की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो उसे कबाड़ में तोल दिया जाता है, लेकिन उस समय लोहे के दाम इतने कम थे कि सरकार इसे कबाड़ में बेचने के सौदे को फायदेमंद नहीं सोच रही थी। इसलिए सरकार ने इसे नदी में छोड़ दिया, सिर्फ ये सोचकर कि नदी में कभी बाढ़ आई तो इससे उस बाढ़ को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। जिस समय इनको नदी में फेंका गया उस समय इनका वजन सैकड़ों टनों में था, लेकिन जब इन्हें बाहर निकाला गया तब इसका वजन सिर्फ 32 टन रह चुका था। इसके अलावा इसमें 10 टन के आसपास तो सिल्ट और कीचड़ भरी हुई थी, जिसे साफ करने में कारीगरों के पसीने छूट गए। दूसरे इंजन को फिर से पानी में छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। मतलब उसको सुधारना काफ़ी महंगा सौदा होने वाला था, जिस वजह से उसे देखते ही फिर से पानी में फेंक दिया गया। लेकिन पहले वाले इंजन की साफ सफाई करके उसे रमस्टन रेलवे के सामने खड़ा कर दिया गया। अगर आपको सोवियत यूनियन के समय इस्तेमाल होने वाला कोई भी मिलिट्री साधन चाहिए तो आपको मिन्स्क ऑटोमोटिव प्लांट जाना पड़ेगा, जो कि आज के समय में बेलारूस में बना हुआ है। यही वो जगह थी जहां उस समय सैकड़ों तरह के अलग अलग साधन बनाए गए थे, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। और इन्हीं साधनों में से एक बहुत ही अजीब साधन उस समय लोगों द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था मैस 7904। 140 टन वजनी 12 टायरों वाला ये ट्रक असल में एक चैसी थी, और इस साधन को सेलिना प्रोजेक्ट, जो कि उस समय का बेहद खुफिया प्रोजेक्ट था, उसके लिए बनाया गया था। इस साधन की सफलता को देखते हुए इसके अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में बनाने के आदेश दिए गए। इसका सबसे मुख्य काम था अपने ऊपर मिसाइल लादना, और वो मिसाइल कहीं भी ले जाकर लॉन्च की जा सकती थी।
मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर से पहले इस साधन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले दुनिया में शांति थी। लेकिन जब इसकी ज़रूरत सच में पड़ी तब इस दुनिया में ICBM नामक ये मिसाइल आ चुकी थी और हर किसी को पता है कि ये मिसाइल अपने समय में कितनी घातक हुआ करती थी। जिसके बाद मिन्स्क प्लांट में इस चैसी को बनाना बंद कर दिया गया। जून 1983 तक आते आते इस पर से हर किसी का ध्यान हट चुका था। 100 फीट लंबे ये साधन जगह जगह लावारिस दिखाई देने लगे। जितने सीक्रेट तरीके से इसे बनाया गया था उतने ही शोर के साथ इसका लावारिस होना दुनिया के सामने आया। यहाँ तक कि इसका टेस्टिंग मॉडल भी तब तक टूटकर बिखर चुका था। इसकी ऐसी हालत होना तब लाजमी भी था, क्योंकि 140 टन का भार उस समय टायर्स पर गिर रहा था। जिसके बाद जितने भी मैच 7904 बनाए गए थे उनको कबाड़ में तोल दिया गया, सिर्फ इसके टेस्टिंग मॉडल को छोड़कर, जो आज भी कुछ इस हालत में मिन्स्क प्लांट के किसी हिस्से में पड़ा हुआ है। इस कमाल की तकनीक के साथ कुछ ऐसा हो जाना सच में बहुत ज्यादा बदकिस्मत था। सभी को पता है कि कोल्ड वॉर के समय दुनिया ने क्या क्या देखा। इस युद्ध में सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों देशों की सेनाओं के सामने अलग मुश्किलें आई और इन्हीं मुश्किलों का इलाज कई बार बहुत ज्यादा अनोखे रूप में निकाला गया और उन्हीं इलाज में से एक था सोवियत की तरफ से बनाया गया M17 स्ट्रेटोस्फियर, जो कि आज के समय में टुकड़ों में बिखरकर मोनिमो म्यूजियम में पड़ा हुआ है। 1960 के दशक में सोवियत का पूरा ध्यान हवा में खुद को शक्तिशाली बनाने पर था और उसी समय अमेरिकी ऐसे गुब्बारों में बारूद भरकर अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे। उन्होंने ये गुब्बारे तो बना लिए थे, लेकिन ये गुब्बारे कितनी ऊंचाई पर जाएंगे इसका अंदाजा उनको भी नहीं था। वो इतनी ऊंचाई पर गए कि उनसे हमला करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसलिए उन्होंने एक नए तरह के प्लेन बनाने की सोची। 1967 में इस जहाज का पहला प्रारूप सामने आया, लेकिन 1982 में इसे सबसे पहली बार उड़ाया गया, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद इसे ऐसे ही खड़ा कर दिया गया। 1992 में इसे फिर से उड़ाया गया हमारी धरती की ओजोन परत में छेद ढूंढने के लिए, और इसके बाद से ही इसकी पूरी तरह से रिटायरमेंट कर दी गई। कमाल की बात यह है कि यही जहाज था जो अभी तक धरती की सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सन 1990 में यह समुद्री सतह से 71,620 फीट की ऊंचाई पर गया, लेकिन 1992 के बाद से ये अभी तक पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है किसी ऐसे इंसान का जो इसे उड़ाए तो नहीं, लेकिन इसके टूटे हुए पार्ट्स को कम से कम जोड़कर एक बना दे। बेशक हर किसी का सपना होता है कि वो भी रेंज रोवर या फिर लैंड रोवर में बैठकर अपने घर से निकले, लेकिन असल सच ये है कि बहुत ही कम लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग इन महंगी गाड़ियों को संग्रहित करके यानी कि कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन ऐसा ही एक पूरा का पूरा कलेक्शन 2018 में स्कॉटलैंड में लावारिस पाया गया। इस कलेक्शन में ना सिर्फ रेंज रोवर गाड़ियां थी, बल्कि लैंड रोवर और डिस्कवरीज जैसी गाड़ियां भी मौजूद थी। इसमें सबसे पुरानी गाड़ी 1950 मॉडल मेकशिफ्ट फ्लीट थी, जिसे पूरी तरह से मॉडिफाई करके बनाया गया था। लेकिन ये इस कलेक्शन का मुख्य आकर्षण नहीं था, बल्कि जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी 1962 लाइट वेट लैंड रोवर। जी हाँ, ये वही गाड़ी थी जिसे इस कंपनी ने सबसे पहले बनाया था। इसे कभी भी सड़कों पर चलने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें एक लैंड रोवर 110 टेस्ट व्हीकल भी शामिल था। इस पूरे कलेक्शन के बारे में तब पता लगा जब इसके मालिक ने ये सारी गाड़ियां एक फिल्म बनाने वाली कंपनी को दी। सच में उसके मालिक को इन गाड़ियों की असली कीमत नहीं पता, लेकिन अब उसने इनमें से कुछ गाड़ियों को बेचने के लिए निकाल दिया है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है दाबाद्रिता दे को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत तकनीक कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।